हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टडी हब में स्वागत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को कांग्रेचुलेशन, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल मिशन रहा। सो अभी सवाल एक है कि कुछ लोगों का कहना है कि चंद्रयान 3 जो है वो एक दिन में खत्म हो जाएगा। द मिशन लाइफ विल बी एंडेड इन वन डे। एक दिन में मिशन की लाइफ खत्म हो जाएगी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? तो चंद्रयान 3 हैज बीन लॉन्च सक्सेसफुली। अभी चंद्रयान 3 की लाइफ एक्चुअल में एक दिन ही है, बट थिंग इज दैट कि वो जो लाइफ है वो एक लूनार डे है, और एक लूनार डे इज इक्वल टू 14 अर्थ डे। एक लूनार डे के अंदर 14 अर्थ डे होते हैं, यानी कि हमारी अर्थ के ऊपर जो 24 घंटे का एक दिन होता है, ठीक वैसे ही ऐसे 14 दिन मिला के एक चांद पे एक दिन हमारे अर्थ पे 14 दिन के बराबर एक दिन होता है। तो यानी कि अर्थ के हिसाब से अगर देखें तो हमारे चंद्रयान 3 की जो लाइफ है वो होगी 14 दिन। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगी? उसके बाद में आएगी लूनर नाइट। ठीक है, और लूनर नाइट में क्या होता है कि नाइट टाइम में टेम्परेचर चांद पे रहेगा -230 डिग्री सेंटीग्रेड। अब डेफिनेट सी बात है, इतने लो टेम्परेचर में सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। और चंद्रयान 3 में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जो इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर को होल्ड कर पाए। इतने ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर को होल्ड नहीं कर सकता। नो प्रोविजन। सारे के सारे, पहली बात तो जितने भी सोलर पावर्ड है, सारे इक्विपमेंट जितने भी हैं, जो भी पेलोड्स हैं, सारे सोलर पावर्ड है, सोलर पावर से ही चलते हैं। ठीक है, तो अब सोलर ही नहीं रहेगा, सोलर पावर ही नहीं रहेगी, तो कोई इक्विपमेंट ऑपरेट नहीं हो पाएगा। तो डेफिनेटली चंद्रयान 3 की जो लाइफ है वो वन डे ही है, बट वो वन डे क्या है? वो वन लूनर डे है। दैट मींस अर्थ के 14 दिन के बराबर का दिन है। अब 14 दिन के लिए हमने लॉन्च कर दिया, तो अब 14 दिन भी कोई इतना बड़ा टाइम गैप नहीं है कि जो बहुत बड़ा टाइम है। 14 दिन में एक्चुअली चंद्रयान क्या अचीव कर लेगा? इतने छोटे टाइम में चंद्रयान 3 क्या अचीव करेगा? ठीक है, अभी एक बात बताइए, हमने लॉन्च कर दिया, बहुत बड़ी बात है। चंद्रयान 3 का लॉन्च होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन था, सक्सेसफुल रहा। सेकंड जो चैलेंज था वो क्या था? उसकी लैंडिंग, वो भी हमने सक्सेसफुली अचीव कर ली। समहाउ वी अचीव दैट लैंडिंग सक्सेसफुली। एक बार फेल होने के बाद में चंद्रयान 2 सक्सेसफुल लैंड नहीं कर पाया, लैंडर और रोवर क्रैश हो गए थे। लेकिन इस बार हमने सक्सेसफुली लैंडिंग, जो सॉफ्ट लैंडिंग है, जो भी हार्डेस्ट लैंडिंग होती है सॉफ्ट लैंडिंग, वो हमने अचीव कर लिया। तो वो हो गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट चैलेंज था वो रोवर का निकलना बाहर। जो प्रज्ञान रोवर है वो भी सक्सेसफुली बाहर आ गया। इवन उसने मूनवॉक भी कर लिया, आप सबने देखा होगा, प्रज्ञान रोवर ने मूनवॉक कर लिया। लेकिन अब एक बात बताइए, अब इतना ज्यादा पैसा खर्च करके तो क्या हम वहां पे मूनवॉक करने गए? डेफिनेटली नहीं। अब मूनवॉक करने तो नहीं जाएंगे ना, इतना पैसा खर्च करके, इतनी मेहनत करके एक्चुअली मूनवॉक करने नहीं गए हैं, तो फिर करने क्या गए हैं? इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक्चुअल में चंद्रयान 3 है क्या। उसको हम मॉड्यूल वाइज समझते हैं। तो चंद्रयान 3 जो ऊपर है अभी फिलहाल, जो चांद की के ऊपर जो है, उसमें क्या है? एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है। ठीक है, उस प्रोपल्शन मॉड्यूल के दो सब मॉड्यूल्स हैं। उसमें से पहला सब मॉड्यूल है विक्रम लैंडर। विक्रम जो लैंडर है उसके अंदर 4 पेलोड है। बेसिकली पेलोड क्या है? पेलोड क्या है? वो जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको पेलोड बोलते हैं। 4 इक्विपमेंट लेके गया है विक्रम लैंडर के अंदर है। 4 इक्विपमेंट वो कौन कौन से हैं? पहला इक्विपमेंट है इल्सा, रामभा, चेस्टे, और फोर्थ है एलआरए। ठीक है, उसके बाद में प्रोपल्शन मॉड्यूल का ही एक दूसरा सब मॉड्यूल भी है। वो क्या है? वो है आपका प्रज्ञान रोवर, जो लैंडर से बाहर निकला था। तो आप सबने उसके वीडियो देखे हैं, विजुअल्स देखे हैं। प्रज्ञान रोवर के अंदर भी 2 पेलोड है, यानी कि 2 इक्विपमेंट उसके अंदर भी हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला इक्विपमेंट है एपीएक्सएस और दूसरा है एलआईबीएस लिप्स। ठीक है, अब ये जो 6 पेलोड है, ये है विक्रम लैंडर 4। विक्रम लैंडर के अंदर 4 पेलोड है, और प्रज्ञान रोवर के अंदर 2 पेलोड है। अब ये टोटल 7 पेलोड लेके गया है, यानी कि 7 इक्विपमेंट लेके गया। वो 7वां क्या है? वो 7वां जो पेलोड है वो अटैच है प्रोपल्शन मॉड्यूल से ही खुद। ठीक है, अब वो क्या है? प्रोपल्शन मॉड्यूल से सेप नाम का एक पेलोड अटैच है। सेप, सेप बेसिकली स्पेक्ट्रो पोलरिमेट्री ऑफ द हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, फुल फॉर्म है। ये इसका काम क्या है? बेसिकली ये क्या करेगा सेप? ये क्या करेगा भाई? ये क्या करेगा? ये वहां से हमारी जो अर्थ है ना, हमारी धरती है, हमारी पृथ्वी है, इसको ऑब्जर्व करेगा। वो कौन से कंपोनेंट से बनी हुई है, वो सब क्या है? ऑब्जर्व करेगा। अब भाई अर्थ को ही ऑब्जर्व करना था तो भाई यहीं से कर लेते हैं, उसके लिए चांद पे जाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, अब सवाल तो जायज है, चांद पे जाने की क्या जरूरत थी भैया? यहां से वो सब चीजें ऑब्जर्व नहीं हो सकती हैं। जो रेडियो एक्टिव, जो हमारा सनराइज का रेडियो एक्टिव स्पेक्ट्रम है, रेडियो स्पेक्ट्रम है, जो सनलाइट का स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम लाइट्स है, ठीक है, किस तरीके का पैटर्न है उसका, तो उस सबका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, वो जानना है। तो यह क्या करेगा? ये जितने भी कंपोनेंट है जो अर्थ को हैबिटेबल बनाते हैं, देखो जितने भी अभी तक प्लेनेट नोन है, मिले हैं, सर्च हुए हैं जितने भी, उन सब पे अर्थ ही अभी तक एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है, यानी कि जीवन सिर्फ यही है भाई, और कहीं जीवन नहीं है फिलहाल। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कहीं नहीं होगा, संभावनाएं हैं कि शायद कहीं हो अब तक। तो ये क्या करेगा? अर्थ के ऊपर जितने भी ऐसे कंपोनेंट है कि हाँ भाई ये मिलके एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं कि भाई अर्थ को रहने के लायक बना रहे हैं, उन सारे कंपोनेंट को ये सर्च करेगा, देखेगा, उनका एक पैटर्न बनाएगा, और उसके बाद में उस पैटर्न का कंपैरिजन करेगा दूसरे जो एक्सो प्लैनेट है। अब एक्सो प्लैनेट्स क्या है? एक्सो प्लैनेट्स मींस कि जो अर्थ के अलावा जितने भी स्पेस में प्लैनेट है उनको बोलते हैं एक्सो प्लैनेट। ऐसे 5000 से भी ज्यादा बॉडीज हैं, ऐसी 5000 से भी ज्यादा एक्सो प्लैनेट्स सर्च किए जा चुके हैं, लेकिन कहां लाइफ है या कहां नहीं, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। तो अगर हम ये पैटर्न हमने पता किया, जैसे अर्थ का एक पैटर्न पता चलेगा कि इस पैटर्न का कंपोनेंट है हमारे पास में, इस तरीके का रेडियो एक्टिव पैटर्न है, ठीक, एलिमेंट इस तरीके के हैं जो अर्थ को हैबिटेबल बनाते हैं, लिवेबल बनाते हैं। अगर उससे मिलता जुलता कोई पैटर्न इनमें से किसी भी एक्सो प्लैनेट पे मिलेगा, तो हम एक अंदाज वहां से लगा सकते हैं कि यहाँ शायद लाइफ हो सकती है। ठीक है, यानी कि भैया जादू कहाँ मिलेगा, जादू भैया कहाँ मिलेंगे, ऋतिक रोशन वाले, ये हमें एक आइडिया लग जाएगा। जादू है ये तो हमें लगता है कि शायद जादू है, लेकिन वो है कहाँ, वो इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा। तो हो सकता है हम एलियंस को कल चल के ढूंढ ले। वो काम करेगा हमारा शेप, जो कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से अटैच है। अब आते हैं विक्रम लैंडर पे। विक्रम लैंडर में मैंने आपको बताया 4 पेलोड अटैच है, उसमें से पहला है इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटीज। अब लूनार सिस्मिक एक्टिविटीज, ये नाम ही आपको बता रहा है इसका काम क्या है। सिस्मिक एक्टिविटीज क्या है? बेसिकली सिस्मिक एक्टिविटीज होती है अर्थ जो है वो सिस्मिक एक्टिविटी, भूकंपीय जो एक्टिविटीज है उनको बोलते हैं सिस्मिक। ठीक है, अब जैसे अर्थ पे क्या है भैया? अर्थक्वेक है, अर्थ पे अर्थक्वेक होते हैं, भूकंप आते हैं, तो ऐसी चांद पे भी भूकंप आएंगे, उसको बोलते हैं मूनक्वेक। ठीक है, अब जब हमें अर्थ के जो इंटीरियर है, अर्थ की जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, अर्थ के अंदर क्या है, वो सब हमें अगर स्टडी करना है, वो हम करते हैं सिस्मिक वेव की स्टडीज। बेसिकली जब भी भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, तो भूकंप से निकलती है सिस्मिक एक्टिविटीज से, अर्थक्वेक से क्या होता है कि कुछ वेव पैदा होती है, पी वेव, एस वेव, ये सब एनसीईआरटी का सिलेबस है, 7th या 9th क्लास की एनसीईआरटी में सब है, तो ये सब आप जानते हो पहले से ही। ठीक है, तो उन
जो सीस्मिक वेव्स हैं उनको स्टडी करके हमने अर्थ की कोर का पता लगाया है कि हमारी कोर बेसिकली बनी है, जैसे हमारी जो इनर कोर है वो सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर कैसी है उसकी फॉर्म है। अच्छा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, जैसे अर्थ की जो कोर है उसमें बेसिकली सबसे ज्यादा एलिमेंट क्या है, निकिल और आयरन, ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो हमारी जो अर्थ की इनर कोर है वो निकिल और आयरन से मिलकर बनी हुई है। तो ऐसे ही हमें पता करना है कि भैया चंद्रयान 3 जो भेजा हमने उसको ये पता करना है कि मून की जो कोर है वो कैसी है। तो जो सीस्मिक एक्टिविटीज मून पे हो रही है उनमें से जो वेव निकली उनकी स्टडी करेगा इल्सा, और ये पता लगाने का कोशिश करेगा कि भाई मून की जो कोर है वो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, वो किस किस पार्ट से बनी हुई है। अब आ जाते हैं दूसरे पेलोड पे। हमारा दूसरा पेलोड है विक्रम लैंडर, भी ये दूसरा पेलोड है रामबा। रामबा मतलब रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब क्या है, देखिए हमारा जो अर्थ है, अर्थ में एक एटमॉस्फेयर है। अब हमारी अर्थ के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी हैं, उसकी वजह से हमारी अर्थ के सराउंड में एक मैग्नेटोस्फीयर भी है। अब उसका काम क्या है, ये क्या करता है, जो सन से सोलर रेडिएशन आता है हार्मफुल वाला, जो हमारे लिए हानिकारक है, जो हार्मफुल रेडिएशन है सोलर रेडिएशन, उसको उससे हमें सेव करता है बेसिकली, ये इससे फिल्टर हो जाता है। तो हमें लाइफ इसीलिए यहाँ पॉसिबल है। लेकिन भैया मून के पास में ऐसा कोई मैग्नेटोस्फीयर नहीं है, मून के जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऐसा कोई मैग्नेटोस्फीयर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि सनलाइट जो है, जो सनलाइट है वो डायरेक्ट पेनिट्रेट करती है, उसका इंपैक्ट ज्यादा आता है। तो उससे क्या हुआ है कि मून के जो सराउंडिंग में है वो हाईली चार्ज पार्टिकल का एक आयनोस्फीयर बन गया है, ठीक है, हाईली चार्ज पार्टिकल्स का। अब इसके बारे में ज्यादा रिसर्च अवेलेबल नहीं है, तो उस सब पे रिसर्च करने के लिए भाई साहब गए हैं रामबा। विक्रम लैंडर पे जो पेलोड है रामबा करके, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, रामबा का काम है उस आयनोस्फीयर की स्टडी करना, बेसिकली जो प्लाज्मा कंटेंट है उसकी स्टडी करना, ठीक है, उसकी डेंसिटी को स्टडी करना और कुछ रिजल्ट निकाल के लाएगा। अब आ जाते हैं तीसरे पेलोड पे। तीसरा पेलोड है चेस्ट, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है, थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, यानी कुछ हीट से रिलेटेड ये काम करेगा। थर्मो मींस हीट, हीट से रिलेटेड इसका कुछ काम है। अब क्या है वो देख लेते हैं। देखो ये मून का जो टेंपरेचर है, मून पे टेंपरेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत ज्यादा। दिन का टेंपरेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड जितना हाई है, तो वहीं रात का टेंपरेचर अपोजिट में चले जाओ, -230 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि दिन में मेल्ट हो जाओगे और रात को जम जाओगे, और जम भी बुरे तरीके से। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस का फॉर्मेशन हो जाता है, और टेंपरेचर नोट करो आप, नाइट का टेंपरेचर -230 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना एक्सट्रीम टेंपरेचर है। तो भैया अगर वहां पे कल को चल के आप सोच रहे हो कि चांद पे आप पहुंच गए चंद्रयान लेके, उससे पहले अमेरिका भी चला गया था मूनयान 1970s में मून मिशन पे, अमेरिका भी जा चुका है, ठीक है। अगर इतना सब कुछ वहां एक्सप्लोरेशन हो रहा है तो हो सकता है कल को चल के आप बोलो कि हमें वहां कॉलोनियां बनानी है, या फिर मैन के ह्यूमन लाइफ को वहां पे पॉसिबल बनाना है, कुछ ह्यूमंस को वहां पे रुकना है। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है वो तो बनाना पड़ेगा, कुछ इक्विपमेंट्स भी बनाने पड़ेंगे। अब वो किस टेंपरेचर पर सर्वाइव करेंगे नहीं करेंगे, वो सब पता करने के लिए आपको वहां पे हीट की स्टडी करनी पड़ेगी कि भैया हीट की क्या इफेक्ट होती है वहां पे। तो चेस्ट का क्या काम क्या है, ये जो चेस्ट है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, इसका काम क्या है, ये भाई साहब क्या करेंगे, एक गड्ढा करेंगे, ठीक है, एक होल क्रिएट करेंगे और उस होल के आसपास का जो एरिया है उसको हीटअप करेंगे, ठीक है। यानी कि मून की जो बॉडी है, मून की जो सरफेस है, सॉरी, उस सरफेस को हीट करेंगे, गर्म करेंगे उसको, और वो जो हीट की वजह से मून की सरफेस के अंदर आने वाले जो चेंजेस है, उस इंपैक्ट को, जो प्रभाव पड़ेगा उसका, उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हीट की बेसिकली स्टडी करेगा, ठीक है। उससे हम ये पता लगा पाएंगे कि भाई हीट का क्या इंपैक्ट होता है मून पे, ताकि आगे चल के हम हीट को कंट्रोल या वेरी कर सकें इधर, ठीक है। वो काम करेगा चेस्ट। अब आ जाते हैं फोर्थ और लास्ट मॉड्यूल, ये है हमारा चौथा पेलोड, एलआरए, लेजर रिफ्लेक्टोमीटर अरे। बेसिकली ये है क्या, नाम से ये रिफ्लेक्टोमीटर यानी कुछ रिफ्लेक्ट करने वाली चीज होगी। अब ये है क्या, आप सबने सोनार डिवाइस का तो सुना ही होगा नाम, 101%। सोनार डिवाइस क्या होते हैं, ये बेसिकली जो हमारी पनडुब्बियां हैं, सबमरीन्स जो होती हैं, वो ज्यादातर इनको यूज करते हैं, ठीक है। सोनार डिवाइस में क्या होता है, ये पनडुब्बी में लगा होता है, सबमरीन में लगा होता है, और सोनार डिवाइस से हम साउंड वेव को भेजते हैं नीचे समुद्र के तल की तरफ, डाफ की तरफ। सोनार वेव नीचे जाएंगी, नीचे सरफेस से टकराएंगी, समुद्र की सरफेस से, ओशन सरफेस से टकराएंगी और वापस आएंगी। अब उसमें चाल बराबर दूरी बटा समय, सीधा सा फॉर्मूला है, 9th क्लास का 8th क्लास का मैथ का फॉर्मूला है फिजिक्स का, चाल बराबर दूरी बटे समय। कैलकुलेट करके बेसिकली सोनार डिवाइस क्या करता है, साउंड वो भेजेगा नीचे और वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी, टाइम कैलकुलेट करेगा, ठीक है, और टाइम कैलकुलेट करेगा, स्पीड उसको पता है सोनार वेव की क्या है, और तो उसको कैलकुलेट क्या करना है, उसको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो पनडुब्बी में इसका क्या काम है, ये ओशन की डेप्थ फाइंड आउट करने के काम आता है, ठीक है। और इस एलआरए के बारे में इसी से मिलता जुलता काम हमारे एलआरए साहब का है, लेजर रिफ्लेक्टोमीटर अरे, ठीक है। बेसिकली इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एलआरए है ये नासा का इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो हमारा चंद्रयान है वो नासा का एक इंस्ट्रूमेंट भी लेके गया है भाई। इसी को बोलते हैं कोऑपरेशन, यानी कि यूएसए का कोऑपरेशन देखिए किस हद तक बढ़ रहा है, ठीक है। और उसका कितना फेथ, नासा का कितना फेथ रहा होगा इसरो के ऊपर कि उसने एक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट पेलोड भेज दिया, ठीक है। अब इसका काम क्या होगा, बेसिकली ये क्या काम करेगा भैया, ये जो अर्थ के और मून के बीच, यानी कि हमारी पृथ्वी और चांद के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी कैलकुलेशन करेगा। अब आप कहोगे तो पहले से अवेलेबल है चांद के और अर्थ के बीच की डिस्टेंस, भैया बेटर कैलकुलेशन करेगा, ठीक है, बहुत अच्छी एकदम परफेक्ट प्रिसीजन वाइज जो कैलकुलेशन वो करेगा, एकदम परफेक्ट डिस्टेंस निकाल के देगा, वो करेगा, और टाइम टू टाइम बेसिस पे करेगा। अब बात ये आती है कि भैया नासा ऐसा कर क्यों रहा है, ठीक है। भाई नासा इसलिए कर रहा है क्योंकि नासा को अपना अगले मिशन पे काम कर रहा है। नासा का भाई आर्टेमिस मिशन है, 93 बिलियन डॉलर की लागत से बना हुआ आर्टेमिस मिशन है। इसमें क्या करना है, 1917 में यूएसए ने ऑलरेडी चांद पे लैंड करा है और उसने ह्यूमंस को लैंड कराया है, ठीक है। वो आपको पता है मिशन का, 1970s में ऑलरेडी नासा ने सक्सेसफुली ह्यूमंस को लैंड करा दिया है। अब उसके बाद में नासा ने कभी चांद की तरफ मुड़ के देखा नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी है फिर से नई मिशन के, फिर से ह्यूमन को सेंड करना है, कुछ अलग एक्सप्लोर करना है उसको। 50 साल के बाद में अमेरिका फिर से चाहता है, नासा चाहता है फिर से कि वो सक्सेसफुली चांद पे लैंड करे। उसके लिए उसने मिशन तैयार किया, आर्टेमिस मिशन, ठीक है। 50 साल के बाद में, 50 साल के बाद में जा रहा है तो भैया मिशन जो है हाई रिस्क रहेंगे। जब वो 1970s में गया था वहां पे, तो उसने जो रिफ्लेक्टोमीटर्स हैं, ऐसे ही रिफ्लेक्टोमीटर अरे वहां पे पहले ही रखे थे चांद के ऊपर। लेकिन भाई 1970s और 2023 टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, तो उसको एक नया डिवाइस चाहिए वहां पे, क्योंकि इतना हाई रिस्क का ऑपरेशन उसको करना है, तो डेफिनेटली रिस्क ज्यादा है, तो जो कैलकुलेशन है वो परफेक्ट होनी चाहिए, इसलिए भेजा है एलआरए। अब आ जाते हैं प्रज्ञान रोवर पे। अब ये प्रज्ञान रोवर का काम क्या है, रोवर जो हमारा प्रज्ञान रोवर है वो नीचे उतर गया, उसका काम क्या होगा भैया, प्रज्ञान रोवर जो है विक्रम लैंडर से सिर्फ ½ किलोमीटर दूर,
विक्रम लैंडर से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर जाएगा और वहां पे एक्सप्लोर करेगा। क्या एक्सप्लोर करेगा? सोइल को, बेसिकली मून की जो सोइल है, मून की जो मिट्टी है उसको एक्सप्लोर करेगा। पहली बात तो ये सोलर पावर है, सोलर पावर से ही ऑपरेट होगा, ठीक है। अब इसका दूसरा मेन काम ये भी है कि विक्रम लैंडर से कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, और उससे इन्फॉर्मेशन लेगा और फिर उस इन्फॉर्मेशन को अर्थ पे ट्रांसमिट करेगा। अब इस रोवर के पास में 2 पेलोड है, मैंने आपको बताया था। पहला पेलोड है आपका एपीएक्स, कुछ ऐसा दिखता है जो इस पिक्चर में दिखाया है, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, बेसिकली इसका नाम है, ठीक है। अब इसका काम क्या होगा? अल्फा पार्टिकल्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये क्या करेगा? ठीक है, ये क्या है? बेसिकली एक रेडियो एक्टिव गन है, ठीक है। इसमें क्यूरियम नाम का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो अल्फा पार्टिकल्स और एक्सरे एमिट करता है, ठीक है। ये क्या करेगा? ये मून की सरफेस के अंदर वो जो अल्फा पार्टिकल्स और एक्सरे की हेल्प से ब्लास्ट करेगा सरफेस के अंदर, और उसकी जो सोइल है उसके बाद में उसको स्टडी करेगा, ठीक है। बेसिकली फोकस कहाँ है? 3 मटेरियल एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन। इन 3 एलिमेंट पे ज्यादा फोकस है। इनमें से कुछ ट्रेसेस मिले अगर वहां पे कि है अवेलेबल या नहीं, वो सब चीजें स्टडी करने के लिए इस जो पेलोड का काम है। दूसरा पेलोड क्या है? दूसरा है लिब्स, LIBS, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। ये भी वही काम करेगा जो पहला है, बस उसमें क्या है? उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज हो रहे हैं पहले मॉड्यूल में, एपीएक्सडी में। और LIBS जो है इसमें क्या है? ये भी मून की सोइल की ही स्टडी करेगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ लेजर लाइट की हेल्प से स्टडी करेगा, ठीक है। प्रज्ञान रोवर में ये 2 मॉड्यूल बेसिकली सोइल का स्टडी कर रहे हैं, और ये मॉड्यूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं इतने? भैया एक बात बताइए, जब ये जो मॉड्यूल आपने भेजे हैं प्रज्ञान रोवर के अंदर, कल को चल के आपको वहां पे इतना कुछ कर रहे हो तो हो सकता है कल को आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बनाओ। अब मून पे इतना सब कुछ चल रहा है तो प्रज्ञान रोवर जाके वहां पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे कि नहीं बनाओगे कल को? अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट भी बनाने पड़ेंगे, ह्यूमन का सेटलमेंट कुछ बनाना पड़ेगा। अगर कोई शॉर्ट पीरियड्स के लिए वहां पे ह्यूमन को रुकना है तो उसका सेटलमेंट तो बनाना पड़ेगा आपको। अब वो बनाने के लिए आपने क्या किया? मटेरियल क्या धरती से लेके जाओगे? इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है आपको वहां, तो क्या मटेरियल अर्थ से लेके जाओगे? इतना छोटा सा रोवर और लैंडर लैंड कराने के लिए इतनी जद्दोजहद है, तो ये मटेरियल तो जाना इम्पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो भैया हमें वही बनाना पड़ेगा, इसलिए ये रिसर्च उसकी सोइल स्टडी ही करी जा रही है। बेसिकली कुछ मटेरियल है, कुछ एलिमेंट्स हैं, उनको ढूंढने की कोशिश है, अगर मिल गए तो ये वही हम सब बनाएंगे, क्योंकि एडेप्टेशन से ही आप वहां पे अपना जीवन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है चंद्रयान 3 की जो सक्सेस है वो कितना मैटर करती है। भाई चंद्रयान 3 की जो सक्सेस है वो सिर्फ इंडिया के लिए मैटर नहीं करती है, इसने एंटायर ह्यूमैनिटी के, पूरी मानवता के लिए एक नए युग की शुरुआत करी है, ठीक है, एक नई होप दी है। और वैसे भी इंडिया का सीधा सा मिशन है, इंडिया ने अपना स्पेस प्रोग्राम जो है ओनली पीस और ह्यूमन प्रोस्पेरिटी के लिए डेडिकेट कर रखा है पहले से ही, ठीक है। इंडिया ने अपना स्पेस प्रोग्राम, वैसे सभी देश कंट्रीज जो है यूएसए और रशिया जैसे देश स्पेस को वेपनाइज कर रहे हैं, बेसिकली वहां पे अपने वेपन डेवलप कर रहे हैं, स्पेस वार चलने की तैयारी में। लेकिन इंडिया ने अपना स्पेस प्रोग्राम क्लियरली ये बना के कहा है, ये क्लियरिफाई किया है पूरे वर्ल्ड को, ये सिर्फ पीस के लिए है, शांति के लिए और ह्यूमैनिटी की प्रोस्पेरिटी के लिए, ह्यूमैनिटी मानवता का विकास हो, उसी के लिए हमारा स्पेस प्रोग्राम डेडिकेटेड है। तो हमारा जो सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है हमारा? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है हम धरती पर तो फॉलो करते ही हैं, लेकिन हम वो आज आसमान में स्पेस में भी फॉलो करेंगे, वो चांद पे भी हम वही फॉलो करेंगे। यानी कि हमारा जो स्पेस मिशन है वो डेडिकेटेडली इसी सूत्र के आसपास घूमेगा, वसुधैव कुटुंबकम, सर्व धर्म संभाव का जो हमारा भाव है वही हम स्पेस में भी फॉलो करेंगे। तो ये सब चंद्रयान 3 की डिटेल थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।